The Phantom's Tale, presented. कहते हैं कि कोंकण के घने जंगलों में एक भयानक राक्षस वर्षों से छिपा है। लोग मानते हैं कि उसकी छाया जिस पर भी पड़ती है वह कभी लौट कर नहीं आता। और उसी पतझड़ की ठंडी खूबसूरत सुबह, जब सूरज की किरणें पेड़ों की टहनियों से छनकर जमीन पर गिर रही थीं, हमारा कैंपिंग ग्रुप ये सोच भी नहीं पा रहा था कि हम किस डरावनी किस्मत के शिकार बनने वाले हैं। हंसी और उत्साह से भरी उस सुबह के पीछे अंधेरे में कुछ हमारा इंतजार कर रहा था। हम महाराष्ट्र की लंबी सड़कों से गुजर रहे थे। छोटे छोटे कस्बे, शांत ग्रामीण इलाके और चारों तरफ फैले घने जंगल हमें बार बार याद दिला रहे थे कि हम शहर से बहुत दूर आ चुके हैं। मेरा नाम संजू है और कॉलेज के बाद लगभग करीब 10 साल बाद हमारा पूरा दोस्त ग्रुप किसी ट्रिप पर इकट्ठा हुआ था। हम गुड़गांव से महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में कैंपिंग के लिए जा रहे थे। हम सब चाहते थे कि यह यात्रा यादगार बने। 2 गाड़ियों में कुल 7 लोग थे। मेरी गाड़ी में दिग्विजय, उसकी गर्लफ्रेंड ईशा और मेरा बचपन का दोस्त रिक्की साथ थे। दिग्विजय, जो हम सब में सबसे बड़ा था, रास्ते को देखकर बोला, "ये दिल्ली जैसा बिल्कुल नहीं है ना दोस्तों?" हम सब हंस पड़े। सच में यह जगह गुड़गांव से बिल्कुल अलग थी। शांत, रहस्यमयी और अपनी ही एक अजीब खामोशी लिए हुए। गाड़ी में रेडियो पर एक पुराना गाना बज उठा और माहौल कुछ हल्का हो गया। रिक्की पीछे बैठकर बियर की चुस्कियां ले रहा था और गाने के साथ साथ गुनगुना रहा था। उसकी आंखों में पहली बार फिर से चमक दिख रही थी। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी और कई महीनों से वह टूट चुका था। उसे मुस्कुराते देख मुझे राहत मिली। ईशा आगे की सीट पर सिर टिकाकर सो रही थी। जंगल का उसे ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन उसे यह सफर अच्छा लग रहा था। दिग्विजय भी उसके पीछे बैठकर बियर पी रहा था और बार बार मजाक कर रहा था। "अरे, थोड़ा ब्रेक मिल सकता है? पेशाब आ रहा है," रिक्की ने झल्लाकर कहा। दिग्विजय हंसा। "भाई, अगर तू ट्रिप से पहले ही बियर न पीना शुरू करता तो अब बार बार गाड़ी रोकनी न पड़ती।" "ठीक है, रहने दो," रिक्की ने कहा। "रुको रिक्की, आगे हमें कैंपिंग वाली साइड के लिए मुड़ना है। वहाँ की सड़क कच्ची और सुनसान है। चलो वहीं कहीं रुकते हैं, मुझे भी टांगें सीधी करनी है," मैंने कहा। लंबा ड्राइव मुझे भी भारी लगने लगा था। हमने बाकी ग्रुप को इशारा किया और दोनों गाड़ियां एक सुनसान कच्ची सड़क पर मोड़ दीं। जंगल अचानक और घना लगने लगा। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे कहीं गहराई में कुछ हमारा इंतजार कर रहा हो। हम उस सड़क पर आगे कहीं जगह देख के रुके और जैसे ही हम कच्ची सड़क पर उतरे और अपनी गाड़ी से बाहर निकले, पीछे से जीप रैंगलर आकर रुकी। दरवाजे खुले और मीना, इंदिरा और रंजीत बाहर निकले। मीना और इंदिरा सबसे अच्छी सहेलियां थीं। मैं सालों से उन्हें जानता था, लेकिन आज भी उनकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। दोनों किसी सुपर मॉडल जैसी लग रही थीं। रंजीत, जो उत्तराखंड से आया था, हमारे ग्रुप में नया था, लेकिन इतने जल्दी घुल मिल गया मानो हमेशा से साथ हो। वह मीना के साथ उसकी कंपनी में काम करता था। "सब कैसे हो?" उसने बड़े मुस्कुराते चेहरे से पूछा। रंजीत थोड़ा हिप्पी टाइप था और हर कैंपिंग ट्रिप पर ढेर सारी अजीब और गरीब दवाएं साथ लाता था। उसने तुरंत एक बड़ा जॉइंट जलाया और सबको ऑफर करने लगा। मैंने हंसकर कहा, "हम ठीक हैं यार।" ईशा अब भी गाड़ी में सो रही थी।
वो अचानक उठी और कहा, तुम लोग कैसे हो? रंजीत की आंखें आधी बंद थीं। वाह, बहुत कमाल है यार, सब सब बहुत बढ़िया है, उसने कहा। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो अपने बैग में रखी एसिड शीट से पहले ही मज़ा ले चुका था। बाकी लोग बातें करने लगे, लेकिन मैं और रिक्की गाड़ी के पास गए। हमने सामान चेक करना शुरू किया। 2 बड़े कंटेनर खाने पीने से भरे हुए, आग जलाने और बुझाने का सामान, कुल्हाड़ी, चाकू, फर्स्ट एड किट, औजार, भालू स्प्रे, सब कुछ तैयार था। फिर हमने धीरे से गाड़ी के बूट के कवर के नीचे से 2 हथियार निकाले। एक SKS राइफल लगभग 60 राउंड गोलियों के साथ और एक 12 गेज पंप एक्शन मॉसबर्ग शॉटगन 25 राउंड बकशॉट के साथ। पिछली बार जब हम कैंपिंग आए थे, एक भालू से आमना सामना हुआ था और हमारे पास कुछ नहीं था। उस दिन की डरावनी याद अब भी ताज़ा थी। इस बार हम किसी भी हाल में खाली हाथ नहीं रहना चाहते थे। इन जंगलों में आप कभी भी ज़्यादा सुरक्षित नहीं होते। हमने नक्शा फैलाया और पढ़ना शुरू किया। मंजिल अब करीब थी, बस कुछ घंटों की ड्राइव और फिर एक दिन की पैदल यात्रा के बाद हम उस जगह पहुंच जाते जहां हमारा असली कैंप बनना था। एक मीठे पानी की झील के किनारे, जंगल के बीचों बीच। हमने तय किया था कि वहीं कई दिन रहेंगे, फिर पैदल वापस लौटेंगे। सामान भरपूर था, किसी चीज़ की कमी नहीं। बाकी का सफ़र जल्दी बीत गया, हमें पता भी नहीं चला और शाम ढलते ढलते हम अपना सामान समेटकर जंगल के भीतर पैदल यात्रा शुरू कर चुके थे। दिन का ज़्यादातर हिस्सा हमने चलते हुए गुजारा। बीच बीच में सिर्फ 2 बार रुके, एक बार खाने के लिए और एक बार सिगरेट पीने के लिए। जंगल धीरे धीरे और भी गहरा होता जा रहा था। पेड़ों की परछाइयां लंबी हो रही थीं और हवा में अजीब सी ठंडक उतर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी निगाहें हमें रास्ते भर पीछा कर रही हों। मैंने नक्शा चेक किया, मंजिल अब करीब थी। रास्ते में चलते हुए कुछ लोगों ने पेड़ों से लटकी अजीब चीज़ें देखीं। कभी गुड़िया, कभी लकड़ी पर उकेरी गई आकृतियां, कभी हड्डियों जैसे टुकड़े। सब किसी कुलदेवता या टोने टोटके जैसे लग रहे थे। हमने सोचा शायद यह किसी स्थानीय शिकारी का इलाका हो या पुराने कबीले की कोई निशानी। फिर भी उनमें एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो ये जंगल का कोई गुप्त नियम हो जिसे हमने अनजाने में छेड़ दिया हो। हमने उन चीज़ों को वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। शाम ढलते ही हम एक खुले मैदान में पहुंचे। सूरज डूबने ही वाला था, हवा ठंडी हो गई थी। हमने तंबू गाढ़े, आग जलाई और दिग्विजय का लाया हुआ छोटा स्टीरियो चालू कर दिया। हमारे दोनों कैंप्स थोड़ी दूर दूर थे। संगीत, आग की गर्मी और बारबेक्यू की खुशबू ने माहौल को हल्का कर दिया। रंजीत ने अपनी ब्लॉटर एसिड की शीट निकाली और सबको ऑफर किया। जल्दी ही हम सब हंसते चिल्लाते आग के चारों ओर बैठे थे। शराब, धुआं और LSD के असर से जैसे समय ही बदल गया हो। हमें क्या पता था कि हमारी आवाज़ें, हमारी हंसी और हमारी बेपरवाही किसी और चीज़ को हमारी ओर खींच रही थी। रात गहराती गई। मैं, रिक्की, इंदिरा और मीना अपने तंबू में लौट आए। हवा में नशे की धुंध थी और माहौल हल्का सा रोमांटिक हो गया। इंदिरा मेरे पास आकर झुकी और हमारे होंठ मिले। साथ ही रिक्की और मीना भी एक दूसरे में खो गए। तंबू का तापमान बढ़ने ही वाला था कि अचानक जंगल की खामोशी को एक भयानक चीख ने चीर दिया। हम सब चौंक पड़े।
वो ईशा की चीख थी। उसका तंबू जंगल के बिल्कुल पास था, हमारी झील के किनारे वाली जगह से लगभग 100 मीटर ऊपर। मैं और रिक्की तुरंत उठ खड़े हुए। हमारी नज़र तंबू के कोने में रखी बंदूकों पर पड़ी, लेकिन तभी याद आया दूसरे तंबू में सिर्फ एक बंदूक थी, दूसरी दोनों हमारे पास थीं। धत तेरी, मैंने बुदबुदाया। हमने हथियार उठाए, गोलियां लौड कीं और लड़कियों को तंबू में रहने का आदेश देकर बाहर भागे। दौड़ते हुए हमने फिर से वही चीख सुनी, इस बार और ज्यादा डरावनी। हमारी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। जब हम दूसरे तंबू तक पहुंचे, सब बाहर खड़े थे। टॉर्च की रोशनी में डरे हुए चेहरे नजर आ रहे थे। क्या हुआ? क्या चल रहा है? मैंने हांफते हुए चिल्लाया। ईशा जमीन पर बैठी थी, दिग्विजय को कसकर पकड़े हुए। उसकी आंखों में आंसू थे और वो कांप रही थी। उसके होंठ लगातार कुछ बड़बड़ा रहे थे। जानवर? नहीं, वो जानवर नहीं था। वो कुछ और था। हम सबकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। ईशा हकलाते हुए बोली, मैं वॉशरूम जाने के लिए उठी थी और पेड़ के पीछे वो था। उसने मेरे कंधे को छुआ। दिग्विजय ने उसके कांपते हाथों को थामा और दृढ़ आवाज में कहा, पेड़ के पीछे क्या था ईशा? ईशा चीखते हुए बोली, मुझे नहीं पता। वह लंबा था, बहुत हड्डियांदार। उसके पंजे इतने लंबे थे और उस पर खून लगा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं रंजीत को एक तरफ खींचकर फुसफुसाया, यार तुमने इसे कितना एसिड दिया था? कुछ भी नहीं। रंजीत की आवाज कांप रही थी। उसने लेने से मना कर दिया था। क्या वो पहले सो रही थी? मैंने पूछा। हाँ, शायद। मैं कुछ और कह पाता, इससे पहले ही एक चीख गूंजी, लेकिन इस बार ये चीख पहले जैसी नहीं थी। ये अचानक शुरू हुई और तुरंत चुप हो गई। हम सब पर दहशत छा गई। टॉर्चें कांप रही थीं। एड्रेनालाइन ने मुझे और रंजीत को दौड़ने पर मजबूर कर दिया। हम उस तंबू की ओर भागे जहां मीना और इंदिरा थीं, लेकिन जब वहां पहुंचे, तंबू चीर फाड़ कर खुला पड़ा था। कपड़े लटक रहे थे, खून की गंध हवा में फैली थी। हमने अंदर झांका और जमीन जम गई। लड़कियां वहीं थीं, लेकिन जिस हाल में उन्हें देखा, उसे जिंदगी भर भुलाया नहीं जा सकता। मीना का आधा शरीर फट चुका था। उसका एक हाथ और सिर गायब थे। इंदिरा अब भी जिंदा थी। वह खून से लथपथ पड़ी कराह रही थी। उसके दोनों पैर नहीं थे और पेट की आंतें बाहर लटक रही थीं। उसकी आंखें मुझसे मदद की भीख मांग रही थीं। बचाओ, उसकी टूटी हुई आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरा गला भर आया और मुझे उल्टी हो गई। रंजीत बस स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी आंखें तंबू से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। हमने चिल्लाकर फर्स्ट एड किट मांगी। बाकी लोग भागते हुए पहुंचे। मैंने इंदिरा का हाथ थामा। वह कांपते हुए कह रही थी, प्लीज मुझे मरने मत दो। ईशा दौड़ कर आई। नर्स होने के नाते वो तुरंत झुकी, लेकिन घाव देखते ही उसका चेहरा सुन्न पड़ गया। उसके हाथ से मेडिकल किट गिर गई और उसने मुंह ढक लिया। कुछ पल बाद उसने खुद को संभाला। उसकी आंखों में बेबसी थी, लेकिन उसने पट्टियां बांधने की कोशिश की। हम सब खामोश, रोते और कांपते खड़े थे। 5 मिनट से भी कम समय में इंदिरा की सांसें थम गईं। रिक्की फूट फूट कर रो पड़ा। ये क्या हो गया इन्हें? किसने किया ये?
कोई जवाब नहीं था। सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे, घबराए, टूटे हुए। बस दिग्विजय था। वो चुप खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्से और सदमे का अजीब मिश्रण था। उसकी आंखें जंगल की तरफ टिकी थीं, मानो वो जानता हो कि जो भी था अभी भी हमें देख रहा है। दिग्विजय चिल्लाया, जोर से, कमांड देने जैसी आवाज में। सब चुप हो गए। आग की लपटें फुसफुसा रही थीं, पर अब कोई हास्य नहीं था, सिर्फ खामोशी और डर। लगता है कोई भालू तंबू में घुस आया होगा, दिग्विजय ने कहा, आवाज में मजबूती लाने की कोशिश करते हुए। शायद अभी भी पास ही है। हमें दूसरे तंबू में छिपकर सुबह का इंतजार करना होगा। यही हमारी एकमात्र उम्मीद है। हमने फोन निकाले, नेटवर्क नहीं था। घंटों पहले ही सर्विस कट चुकी थी। असहायपन का वह एहसास जैसे हवा में फैल गया। हमने जल्दी से बाकी सामान उठाया और दूसरे तंबू की तरफ भागे। पैरों के नीचे पत्तियों की खड़खड़ाहट, सांसों की तेजी, दिल की धक धक हर किसी की कानों में गूंज रही थी। जंगल में एक भयानक चीख गूंजी, इंसानी जैसी, पर साथ ही जानवरों जैसी भी। तेज, कर्कश, कुछ ऐसा जिससे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाए। अरे यार, ये तो वेंडिगो है, रंजीत अचानक बोल पड़ा। उसकी आवाज में अब बचपन की डरावनी कथाओं का हल्का सा भारीपन था, लेकिन जैसे उसने कहा, वह खौफ पैदा कर रहा था। मेरे दादाजी ने बताया था ये जंगल में लोगों को खाते हैं। रिक्की ने उसे चौंकती हुई नजर से देखा। ये कोई कहानी नहीं है। अगर कुछ आया है तो हम इसे गोली मार देंगे। उसने रंजीत के हाथ से बंदूक छीन ली और आग तेज करने के लिए आगे बढ़ा। अगर जंगल में रोशनी होगी तो हम उसे सही से देख पाएंगे। और सचमुच हम सुन सकते थे कि जो भी था वो धैर्य से हमारे इर्द गिर्द ही कहीं था। हर कदम पर शाखाएं टूट रही थीं, पत्तियां खिसक रही थीं। किसी ने कुछ खींचा, जैसे कोई लाशों को झटके में सरका रहा हो। हमारी सांसें एक सी हो गईं। हम सब ने हथियार निकाले। दिग्विजय ने बहुत गुस्से से कुल्हाड़ी उठा ली और मेरे और रिक्की के पास बंदूकें थीं। हमने रणजीत को एक हथियार दिया और कहा, तुम ईशा के साथ रहो, उसे सुरक्षित रखना। पीठ झील की तरफ थी, पीछे हटने की जगह नहीं। हमारे सामने आग जल रही थी और हमारी टॉर्चें जंगल की ओर टिकाई हुई। फिर हवा में खींची हुई इंदिरा की आवाज ने हमें चौंका दिया। कृपया मेरी मदद करो, रिक्की, संजू, रंजीत, कोई मेरी मदद करो। पहली सुनाई देने वाली वह आवाज मानो वैसी ही थी, पर कुछ गड़बड़ था। टोन में कुछ सुषुप्त सा, एक खोखली नकल जैसा। हमने उसे मरते देखा। ये कैसे हो सकता है? दिग्विजय दहाड़ा। उसके शब्दों में गुमराह आक्रोश और भय दोनों थे। और फिर बिना किसी और चेतावनी के दिग्विजय उस आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। उसकी काइट जैसी चाल जंगल में गायब हुई। उसने हमारी विनती अनसुनी कर दी, जैसे कुछ ने उसका ध्यान खींच लिया हो। रिक्की मेरी बांह पकड़े हुए चिल्लाया, दिग्विजय, वापस आओ। हम सब खड़े हो गए, टॉर्चें घुमाकर उसके पीछे पीछे झाड़ियों की ओर ताने। अंधेरा वहां गाढ़ा था। टॉर्च की रोशनी शाखाओं पर हल्की चमक छोड़कर आगे बढ़ रही थी। रणजीत ने कहा, यह सच में वेंडिगो है और ये इंदिरा की आवाज की नकल कर रहा है। ऐसे ही ये अक्सर लोगों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। हमें दिग्विजय को बचाना होगा। वह मुसीबत में फंस गया है और उसकी जान खतरे में है। कुछ सेकंड की अनिश्चितता के बाद एक चोट की तरह आवाज आई, किसी के गिरने, किसी के फिसलने जैसी आवाज।
फिर एक हल्की सी चीख, फिर सन्नाटा। हमने जंगल में तेज तेज कदमों की आहट सुनी, पर वो दिग्विजय के कदम नहीं थे। वे भारी, खुरदरे और अनियमित थे। किसी ऐसी चीज के कदम जो इंसान से बड़ी और तेज हो। मैं और रिक्की टॉर्चें घुमाते हुए आगे बढ़े। झाड़ियों के बीच हमने देखा दिग्विजय की जैकेट फर्श पर फैली थी, फटी हुई, खून से सनी। उसके जूते वहां थे, पर कोई साया नहीं, सिर्फ खून की बूंदें जो अंधेरे की ओर बढ़ती चली जा रही थीं, जैसे किसी ने उसे खींचा हो। रिक्की वहां खड़ा रह गया, आंखें फटी, सांसें थम सी गईं। उसकी आवाज बच्चों की तरह चीखी, दिग्विजय, कहाँ हो? बोलो। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ जंगल की उस गहरी, उस अजीब खरोंचती हुई सांस की आवाज जो अब और करीब लग रही थी। और फिर टॉर्च की हल्की रोशनी में हमने उसे महसूस किया। परछाई, लंबी, असामान्य हड्डियां, शाखाओं से तेज मसलन झिलमिलाती हुई। उसकी चाल इतनी तेज कि हमारी आंखें उसे पकड़ नहीं पाईं। उसकी आत्मा जैसी कोई ठंडी हवा हमारे चेहरे पर आई, और फिर वह गूंजता हुआ हंसा, एक ध्वनि जो किसी इंसान की हंसी नहीं थी। हम चिल्लाए। गोलियां अंधेरे में दागी, ध्वनि से टकराकर हवा में गूंजी, पर कुछ भी ठोस नहीं लगा। रिक्की ने कुल्हाड़ी उड़ाई, पर कुल्हाड़ी खाली हवा में लहराकर वापस जमीन पर आ गिरी। हमें अब साफ तौर पर समझ आ रहा था, यह कोई भालू नहीं था। यह हमारे बीच की आवाजों को नकल कर सकता था, हमारी संवेदनाओं को तोड़ सकता था, और हमारी सबसे करीबी लोगों की हंसी और आवाजों का इस्तेमाल करके हमें फंसाने की कोशिश कर रहा था। हम वापस जलते हुए कैंप की ओर लौट आए, दिल के पास जैसे कुछ भारी दबा हो। हमारे पास अब विकल्प कम थे, सुबह तक छिपकर रहें या रात भर इसी भय के साथ जिएं। पर जो भी निर्णय लें, उसका भार अब और भारी था, क्योंकि दिग्विजय रहस्यमयी ढंग से गायब था, और जंगल की गूंज अब हमारे हर कदम के साथ थी। आधी रात बीत चुकी थी, और अब रात अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, और अब बारिश जोरों से बरसने लगी थी। बूंदें आग की लपटों पर थपका कर बुझा रही थीं। हवा ठंडी थी, और हर सांस में मिट्टी और गीले पत्तों की गंध घुल रही थी। हमने आग में सब कुछ फेंक दिया, लकड़ी, बैग, कुछ कपड़े, ताकि रोशनी बनी रहे। पर बारिश ने हमारी हर कोशिश को कमजोर कर दिया। जैसे जैसे आग धीमी हुई, अंधेरा और गाढ़ा होता गया, और वही जीव जो पहले बस परछाई था, अब हमने साफ साफ देखा। वह हमारी टॉर्च की चमक को चकमा देकर हमारी तरफ आ गया। उसकी बदबू इतनी तीव्र थी कि हमें उल्टी सी आ रही थी। सड़ता मांस, गली हुई त्वचा, किसी पुराने जख्म की गंध। उसकी आंखें सूनी और बरबस थीं। होंठों के पीछे लंबे टेढ़े दांत झांक रहे थे। पंजे इतने लंबे और नुकीले थे कि वे किसी मानवीय हथियार से कहीं ज्यादा खतरनाक लगते थे। हमने मुंह बंद करके गोली चलाई। एसकेएस की गूंज बारिश में खो रही थी। गोली उसके शरीर में लगी, पर जैसे कुछ कांच या पत्थर हो जिसे चोट न पहुंचे। उसने दर्द नहीं दिखाया। रिक्की और मैंने सारी राइफलें और शॉटगन खाली कर दिए। वो जीव चीखा, और गोलियों की आवाज से वह जंगल की ओर भागा, और कुछ ही देर बाद दिग्विजय की चीख सुनाई दी।
फिर अचानक सन्नाटा छा गया, जैसे उसके प्राण निकल गए हों। फिर घसीटने की एक अजीब आवाज आई और हमने उस दिशा में टॉर्च की रोशनी डाली। हम आगे बढ़े और जैसे ही जंगल के पास पहुंचे, हमने देखा वो झटके से दिग्विजय की लाश को फिर से पकड़कर घसीटने लगा। रिक्की ने कुल्हाड़ी से वार किया। मैं नजदीक गया और चाकू निकालकर गर्दन के नीचे गहरा मारने की कोशिश की। मैंने उसके गले पर चाकू से वार किया। उसने एक भयानक कुरकुरी सी आवाज निकाली, मानो किसी ने तेज लोहे को तोड़ा हो, और फिर उसका सिर मेरे आगे झुका। पर यह चोट भी उसे धीमा नहीं कर पाई। उसकी नसें फूली हुई थीं। खून की जगह कुछ गाढ़ा गाढ़ा तरल रिस रहा था, पर वह फिर भी हिल रहा था, हिलता हुआ, गड्ढे पंजों से जमीन को फाड़ता हुआ। अचानक उसने एक झटके में मेरे बांह पर हाथ रखा। पंजे जैसे कुहनी के ऊपर तक घुस गए। दर्द रहस्यमय था, आग की तरह जलता और बर्फ की तरह ठंडा। मैंने चिल्लाकर कुल्हाड़ी झटक दी, पर पंजों का दाब बढ़ता गया। रिक्की मेरी तरफ आया और उसने पूरी ताकत से पीछे से कुहनी पर वार किया। मैंने अपनी बांह से चाकू को उसके कंधे में गाढ़ा घोंपा। वह चीख, एक ऐसी आवाज जो मानव चीख से भी ज्यादा बाहर थी। लेकिन उसी पल एक और भारी हाथ मेरे पैरों के नीचे से उठा और रिक्की को जोर से झटक कर झाड़ियों की तरफ फेंक दिया। मैंने देखा कि उसकी कलाई पकड़ी गई थी और वह हवा में घूमता हुआ नीचे गिर गया। रिक्की ने आखिरी बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पागलपन और दर्द दोनों थे, और फिर वह काले अंधेरे में खिसक गया। उसकी चीख जैसे बारिश के बीच कहीं खो सी गई। मैंने आंखें बंद करके जहां हो सका वहां जोर जोर से गोली चलाई, चिल्लाया और पैर जोड़कर पीछे की ओर हटने की कोशिश की। ईशा बुरी तरह रो रही थी और उसने रंजीत की बाजू कसकर पकड़ रखी थी। मैंने अब तक जो कुछ भी किया उसे देखकर मेरी हिम्मत टूट रही थी। गोलियां, कुल्हाड़ी, चाकू, सब बेअसर। हम जोर जोर से पीछे हटे और झूलती हुई खून की तरह कुछ चीजों को अपनी ओर खींचते हुए कैंप की ओर भागे। दिग्विजय की लाश आधी रास्ते पर थी। हम उसे उठाकर पीछे खींचने लगे, तभी अचानक रिक्की झाड़ियों से निकलकर हमारे सामने आ गया। उसने कहा, इसे छोड़ दो, ये मर चुका है। ईशा चीख चिल्लाकर हमारी पीठ पर चिपकी रही। बारिश तेज थी, हर कदम फिसलन भरा था। जब हम आग के पास पहुंचे तो देखा कि वह जीव अभी भी हमारे चारों ओर मंडरा रहा था, पर उसने अब भी हम पर सीधा वार नहीं किया। वह किसी और इंतजार में था, किसी चीज का, किसी अगले शिकार का। उसकी सांसें हमारे कानों में जैसे बार बार गूंज रही थीं। हम थके हुए, दहशत के मारे और गीले थे। हमारे पास अब एक ही विकल्प था, रात भर जिंदा रहना और सुबह के पहले किसी तरह बाहर पहुंचने की कोशिश करना। पर अब सुबह दूर लग रही थी। रिक्की की चिल्लाहट और दिग्विजय की लाश की ताजगी हमारे दिल में एक अटल स्याह छाप छोड़ चुकी थी। मैंने अपने घुटनों पर गिरकर सांस पकड़ने की कोशिश की। ईशा मेरे पास आई और कांपते हुए बोली, अब क्या करेंगे? मेरे पास जवाब नहीं था। सिर्फ एक ही बात स्पष्ट थी, यह जंगल अब हमारी तरफ था ही नहीं, और जो भी इस रहस्य के पीछे था वह अब हमें सीधा नहीं छोड़ने वाला था। हम चारों, रिकी, ईशा, रंजीत और मैं, एक साथ सुबह का इंतजार करने लगे और एक दूसरे का हाथ पकड़कर हिम्मत बढ़ाते रहे।
जंगल की तरफ से फिर से हमें दिग्विजय की आवाज सुनाई देने लगी। लेकिन अब हम समझ चुके थे कि ये वही प्राणी है जो हमें गुमराह कर रहा है। अचानक गूंजा, बस, मैं इंदिरा को लेने जा रहा हूं। वो अभी भी जिंदा है। वह हूबहू दिग्विजय की आवाज थी। हम बस देखते रह गए, हैरानी, डर और अचेतन विद्रोह के बीच फंसे। हमें पता था कि दिग्विजय मर चुका है और इंदिरा भी। हमने अपनी आंखों से उसे जाते देखा था। यह जीव हमें फंसाने के लिए जाल बुन रहा था, क्योंकि यह अपने शिकार को लुभाने के लिए अपनों जैसी आवाजें निकालता है। हमें जंगल के किनारे पर वह राक्षस साफ दिखाई देने लगा। रिक्की और मैंने गोलियां चला दी। गोलियां उसके शरीर में लगे, पर वह मानो दर्द न महसूस कर रहा हो। हमने अपनी सारी राइफलें और शॉटगन उस पर झोंक दी, पर कुछ भी काम नहीं आया। ईशा बुरी तरह रो रही थी। हम जानते थे कि रोशनी उसे डराती थी। वह आग के पास नहीं आता था और टॉर्च की चमक से भाग जाता था। हमने सोचा, अगर आग जली रहे तो शायद सुबह तक बच जाएंगे। तभी रंजीत ने एक फ्लेयर गन उठाई। जीनियस का एक पल। रंजीत ने सफेद फास्फोरस का एक गोला उस राक्षस के मुंह में दाग दिया। गोला जल उठा और राक्षस बुरी तरह छटपटाने लगा, जैसे आग के भीतर कोई जला हो। उसकी चीख हिलाकर रख देने वाली थी। उस मौके पर रिक्की और मैंने फिर से गोला बारूद भरा और फिर से गोलीबारी शुरू की। रंजीत ने एक और फ्लेयर फेंका। यह सीधे उसके सीने में धंस गया और वह गिर पड़ा। हमने जितने भी हथियार बचे थे सब उस पर झोंक दिए। रिक्की और मैंने आखिरी गोलियां तब तक चलाईं जब तक मैगजीन खाली नहीं हुई। ईशा ने गुस्से और दुख से भरकर एक बड़ी कुल्हाड़ी उठाकर फेंकी, जो उसके सिर पर जाके लगी। उसने अपनी आखिरी भयानक चीख निकाली। फिर धीरे धीरे, जैसे कोई भारी पर्दा गिरा हो, वह खामोश हो गया। हम सब बिना कुछ बोले बैठ गए। उस भ्रूण सी खामोशी में राक्षस की लाश पर निगाह टिकाए। हम नहीं जानते थे कि क्या वाकई मर चुका था या यह बस एक और छल था। बारिश रुकते रुकते थमी। जैसे ही आसमान साफ हुआ और सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच झांकी, हमने खतरा कम होते देखा। हम बिना पीछे मुड़े साइड छोड़कर अपनी गाड़ियों की तरफ भागे। रास्ते भर तक हम हंसने और रोने के बीच थे, थके हुए, सदमे में और भूले हुए, जैसे किसी ने हमारी जिंदगियां छीन ली हों। बाद में हमने तय किया कि सच्चाई किसी को बताना ठीक नहीं। हमने कहा कि यह किसी ग्रिजली भालू का हमला था। कौन यकीन करता कि जंगल में और भी अजीब चीजें हो सकती हैं। अंतिम संस्कार के दौरान हमने कसम खाई कि हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे, पर कसम और सच्चाई अलग अलग चीजें निकलीं। उस रात और उसके बाद की रातें हमारे लिए बदल गईं। मैं अब भी उन दोस्तों से कम ही बात करता हूं। हम सब अलग अलग हो गए। रिक्की मात्र 1 साल बाद ही उसी राइफल से खुदकुशी कर बैठा, उसी बंदूक से जिसने उस भयानक रात में लड़ते हुए कई गोलियां चली थीं। और जो चीज सबसे अधिक सताती है वो है उस जीव की छवि। रातों में वह बार बार मेरे सपनों में आती है। वह चीखती हुई, छटपटाती हुई, मारने को तैयार। उसकी गंध, उसकी वैसी आंखें, उसके पंजों की पकड़, सब मेरे भीतर गूंजते रहते हैं। हम बाहर निकल आए, पर उस रात ने हमारा कुछ छीन लिया, कुछ ऐसा जो शायद फिर कभी लौट कर नहीं आता।